दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग शहीद भगत सिंह के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, यूँ तो आप सभी लोग जानते होंगे शहीद भगत सिंह जी के बारे में, लेकिन आज मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ, शायद उन बातों को आप लोग भी नहीं जानते होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे अंग्रेज शहीद भगत सिंह जी को फांसी लगाने के बाद उनकी लाश से भी डरने लगे थे और डर के कारण उनकी लाश के टुकड़े कर दिए गए और सतलुज नदी में बहा दिए गए। क्या पूरा ये मसला था दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पूरा प्रॉपर वे में जानेंगे और उनके जीवन से लेकर के मृत्यु तक की सारी जानकारियां इस वीडियो में साझा करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक और एक सुंदर सा कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज के ही दिन 28 सितंबर 1907 को शहीद भगत सिंह जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, बांगा एक गांव है जो कि पंजाब में पड़ता था। पंजाब जो कि अभी पाकिस्तान में है, वहां ये पड़ता था। जिला लायलपुर करके है, लायलपुर पाकिस्तान में है अभी रिसेंट में। लेकिन इनका जो पैतृक गांव था, जन्म हुआ था इनका बांगा गांव में, लेकिन इनका जो पैतृक गांव था वो खटकल कला पंजाब के रहने वाले थे। दोस्तों, इनके पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह, इनकी माता का नाम था विद्यावती कौर और इनके एक चाचा थे अजीत सिंह, जो इनके बहुत प्यारे थे। चाचा भतीजे की बहुत बनती थी। दोस्तों, इनके पिताजी और इनके चाचा जी दोनों स्वतंत्रता सेनानी थे। एक बार की मैं एक स्टोरी आपको सुनाता हूं, हालांकि शायद आप लोगों ने सभी ने उस स्टोरी को सुना होगा। एक बार होता यह है कि बचपन की बात थी, जब ये बहुत छोटे थे। इनके चाचा जी के पास एक बंदूक थी जो उन्होंने अपने घर रखी हुई थी। तो एक दिन शहीद भगत सिंह जी उस बंदूक से खेलने लगते हैं और बंदूक से खेलते खेलते अपने चाचा जी से पूछते हैं कि चाचा जी ये क्या है। तो चाचा जी कहते हैं कि बेटा ये बंदूक है और इसका प्रयोग अंग्रेजों की हुकूमत को भगाना है देश से, और हम उनसे आजादी पाने के लिए इस बंदूक का प्रयोग करेंगे। तो इस बात से बहुत प्रभावित होते हैं। बहुत तेज दिमाग थे, बहुत शातिर टाइप के व्यक्ति थे, मतलब जैसे एक तरीके से हम कह सकते हैं बहुत लाजवाब दिमाग था उनका, बहुत अलग किस्म का दिमाग था। तो वो कहते हैं कि अच्छा ये बात है, तब उस बात को वहीं छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। एक बार खेत में उनके चाचा जी और पिताजी दोनों आम लगा रहे थे, आम के पेड़ लगा रहे थे। आम के पेड़ लगाते लगाते अचानक से उन्होंने पूछा भगत सिंह जी ने कि पिताजी और चाचा जी आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो ये। उन्होंने बताया कि बेटा हम यहाँ आम के पेड़ लगा रहे हैं और आम का पेड़ लगाने के बाद इससे फल आएंगे और एक आम के पेड़ से बहुत सारे सैकड़ों फल आएंगे और हम लगातार हर साल खाते रहेंगे। बोला ऐसा भी होता है? बोला हाँ ऐसे होता है। बोला ठीक है, अच्छी बात है। तो भगत सिंह जी एक साइड में जाते हैं और गड्ढा खोदने लग जाते हैं। उनके पिताजी पूछते हैं, चाचा जी पूछते हैं कि बेटा ये क्या कर रहे हो। तो बताते हैं कि मैं बंदूक बो रहा हूँ। बोला बंदूक बो रहे हो, क्यों? क्योंकि हमारे पास चाचा जी एक ही बंदूक है और हम जब बंदूक बोएंगे यहाँ पर तो हमारे पास सैकड़ों बंदूक होंगी, लाखों बंदूक होंगी, जिसके बाद हम अंग्रेजों से जल्दी और आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं और उनकी हुकूमत को भारत से भगा सकते हैं। ये सुनकर के उनके पिताजी और चाचा जी एकदम सन्न रह गए। एकदम उनका दिमाग बोला यार ये क्या बोल रहा है। ये सुनने के बाद हालांकि उनके दिमाग में थोड़ा सा ये तो महसूस हुआ कि ये बोल क्या रहा है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी ओर बड़ी खुशी भी हुई कि हमारा बेटा देशभक्ति की ओर बढ़ रहा है, हमारे बेटे के अंदर देशभक्ति है। तो ये एक स्टोरी थी उनके बचपन की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कैसे ये क्रांतिकारी बने और कैसे ये आगे बढ़ते चले गए। तो ये तो इनकी शुरुआती जज्बा था देश प्रेम का, लेकिन धीरे धीरे वर्ष 1919 आता है। आप लोग जानते होंगे जलियांवाला हत्याकांड, सब लोग जानते होंगे। इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और ऐसी घटनाओं पर मैं लगातार वीडियोस आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये हत्याकांड हुआ था, एक रोलेट एक्ट के विरुद्ध में प्रदर्शन कर रहे थे लोग। रोलेट एक्ट थी जिसमें कोई जजमेंट वगैरह नहीं था, कोई इसके लिए कोई एविडेंस वगैरह की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट किसी को भी जेल में बंद कर दिया जा सकता था। हालांकि वो एक अलग मैटर है, उसके बारे में कभी बात करेंगे। तो रोलेट एक्ट के विरोध में अलग अलग प्रदर्शन चल रहे थे। हालांकि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ इसमें कोई ज्यादा मैटर नहीं था रोलेट एक्ट के विरोध का। यहां केवल आप लोग जानते हैं कि 13 अप्रैल को वैशाखी का दिन था। उस समय वैशाखी के दिन बहुत से लोग वैशाखी बनाने के लिए वहां पर जा रहे थे, इकट्ठा हुए थे। अमृतसर में जलियांवाला बाग है, वहां पर इकट्ठा हुए थे। अब उस समय एक जनरल डायर हुआ करता था, उसको ये लगा कि शायद ये रोलेट एक्ट के विरोध में है और कुछ ना कुछ कार्यवाही कर सकते हैं। तो उसने जलियांवाला बाग में जितने भी लोग इकट्ठा हुए थे उन सभी पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, बिना किसी को कुछ कहे। अब आदेश दिया तो उसमें 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए।
जो भारतीय थे, अब मारे गए। तो वहां पर यह खबर पहुंची शहीद भगत सिंह तक, यार ये क्या मैटर है, ऐसा क्यों किया। तो ये वहां उन लाशों को देखने के लिए पहुंचते हैं कि ऐसा हुआ क्या, ये किया क्या। तो वहां जाकर के सन्न रह जाते हैं और इनका दिमाग चकराने लगता है कि यार ये क्या हुआ। उस समय केवल ये 12 साल के थे शहीद भगत सिंह। भगत सिंह जी वहां से मिट्टी उठाते हैं, जो खून से सनी हुई मिट्टी थी, और उस मिट्टी को उठा करके अपने घर ले आते हैं और कसम खाते हैं कि इन अंग्रेजों से बदला लेकर रहूंगा। और अब पूरे तरीके से ये आगे अलग अलग आंदोलनों में जुड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे अगले ही वर्ष एक आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920 को, असहयोग आंदोलन, जिसकी शुरुआत गांधी जी द्वारा की गई थी। इस असहयोग आंदोलन में स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ या बहिष्कार करो उनका, ऐसा नारा था, जिसमें स्वदेशी चीजों को अपनाना और उनका प्रोत्साहित करना, उनको ये निर्णय लिया गया था। सरकारी काम छोड़ो, और इसके अलावा जो भी मजदूरी हम कर रहे हैं अंग्रेजों के लिए, वो मजदूरी भी हम छोड़ेंगे, यानी वो मजदूरी का काम भी हम लोग छोड़ेंगे, अंग्रेजों के लिए कोई काम नहीं करेंगे, ऐसा असहयोग आंदोलन में था। कपड़े भी हम लोग स्वदेशी पहनेंगे, विदेशियों को जला देंगे। यहां तक कि शहीद भगत सिंह जी ने जो अंग्रेजी किताबें थी उनको भी जला दिया था। तो इस बात से बड़े प्रभावित हुए भगत सिंह जी, बोला गांधी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं भी इस असहयोग आंदोलन में जुड़ना चाहता हूं। तो ये भी असहयोग आंदोलन में जुड़ जाते हैं। यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन देशभक्ति की भावनाएं लगातार हमारे देश में पनप रही थी और जगह 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 बहुत सारे प्रदर्शन चल रहे थे। अब ऐसा ही एक प्रदर्शन चल रहा था दोस्तों, जो आप लोगों ने सुना होगा कि चोरी चोरा कांड। ये 4 फरवरी 1922 का समय था। एक चोरी चोरा एक जगह है, वहां पर कुछ लोग जुलूस निकाल रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। उस जुलूस को रोकने के लिए कुछ पुलिस वालों ने अलग तरीके से अपना निर्णय बनाने की कोशिश की और उनको जबरन पकड़ने की कोशिश की, जो जुलूस निकाल रहे थे। ये बात इन सभी लोगों तक पहुंच जाती है, शहीद भगत सिंह तक, चंद्रशेखर जी तक, इन सभी तक पहुंचती है। तो यहां पर कुछ लोग क्या करते हैं कि एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जाती है। लगभग 22 पुलिस के कर्मचारी उस चोरा चोरी कांड के अंदर लगभग जिंदा जल जाते हैं। अब जिंदा जल जाते हैं तो इसके बाद गांधी जी को थोड़ा सा ये लगता है कि भाई ये जो चोरा चोरी के बाद का ये जो पूरा मसला है, ये अच्छा नहीं है, ये मसला अच्छा नहीं है। तो ये अपना असहयोग आंदोलन को बंद कर देते हैं गांधी जी। अब गांधी जी जब इस असहयोग आंदोलन को बंद करते हैं तो भगत सिंह जी के दिमाग में थोड़ा सा ये आता है कि भाई ऐसे काम चलेगा नहीं। हम अगर प्यार से सिस्टम को देखेंगे तो सिस्टम हमारा मामला खराब कर देगा, कोई सुनने वाला नहीं है। तो सिंपल तरीका है कि अहिंसा को छोड़ो, हिंसा को अपनाओ, क्योंकि गांधी जी तो हिंसा करने से ही बचते थे, अहिंसा परमो धर्म उन्होंने कहा है। लेकिन इनका कंसेप्ट अलग था। इन्होंने कहा अंग्रेजों से अगर जीत हासिल करनी है तो हिंसा को अपनाना ही पड़ेगा। अब यहां से निकल के आते हैं और अलग अलग क्रांतिकारियों को ये ज्वाइन करते हैं। क्रांतिकारी जो दल थे उनको ज्वाइन करना शुरू करते हैं। इनके दल के जो प्रमुख क्रांतिकारी थे उनका नाम चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु थे। मैंने अलग अलग फोटो लगाए हुए हैं, फोटो के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की एक फोटो है। उसके बाद ये असहयोग आंदोलन के प्रमुख गांधी जी, ये उस असहयोग आंदोलन की फोटो है। उसके बाद ये आपका एक काकोरी कांड हुआ था, इसकी फोटो मैं आपको अभी बताऊंगा काकोरी कांड क्या था। तो अभी तक ये अहिंसा को छोड़ करके हिंसा की तरफ मूव करते हैं। जब मूव करते हैं तो इनके साथ चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु और भी बहुत सारे क्रांतिकारी इनके साथ जुड़ जाते हैं। अच्छा, हमने ना केवल जब देशभक्ति के लिए हम क्रांतिकारियों का नाम सुनते हैं तो कुछ ही नाम फेमस लगते हैं हमें, लेकिन कोई 1 2 10 20 50 100 क्रांतिकारी नहीं थे, हजारों क्रांतिकारी थे। भाई मैं, अगर आप इन वीडियोस को प्यार देंगे तो लगातार मैं बहुत सारे क्रांतिकारियों के कारनामे आप लोगों को बताऊंगा, जिन्हें सुनकर के आप सन्न रह जाओगे कि देश में आजादी प्यार से नहीं मिली है, बहुत क्रांतिकारियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम काकोरी कांड। क्योंकि अब हिंसा करनी है तो इसके लिए हमें बंदूक की जरूरत होगी, हथियारों की जरूरत होगी। ऐसा तो नहीं है कि हिंसा केवल लठ और थप्पड़ मारने से मिल जाएगी, नहीं। 9 अगस्त 1925 का दिन आता है, काकोरी कांड करके एक कॉन्सेप्ट था। तो काकोरी कांड क्या था? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और राजेंद्र लोहिड़ी करके एक व्यक्ति थे, माफ करना अगर उनका नाम थोड़ा चेंज भी हो तो, ठीक है, रोशन सिंह थे। ये मिलकर के लखनऊ के पास एक काकोरी जगह है, काकोरी और आलमनगर के बीच में एक जगह थी, वहां पर एक ट्रेन को लूटने का काम करते हैं। ट्रेन जिसमें हथियार भर के जा रहे थे, अंग्रेजों के हथियार भर के जा रहे थे।
उस ट्रेन को ये लूट लेते हैं। ट्रेन को लूटने के बाद उन हथियारों को लेकर के आ जाते हैं। लेकिन ये खबर अंग्रेजों तक पहुंचती है और अंग्रेज क्या करते हैं, इन सभी क्रांतिकारियों को जिनका भी इनमें हाथ होता है उन सबको पकड़ना शुरू कर देते हैं। लगभग 40 से भी अधिक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिनमें से बहुत सारे क्रांतिकारियों को फांसी की सजा और बहुत सारे क्रांतिकारियों को 4 साल से लेकर के उम्र कैद तक की सजा दी जाती है। अब आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे शहीद भगत सिंह जी की ये पूरी टीम है। शहीद भगत सिंह जी एक एक तरीके से हम कह सकते हैं एक सभा की स्थापना करते हैं, जिस सभा का नाम था नौजवान भारत सभा। 1926 में इसकी स्थापना की जाती है, केवल इसलिए कि किसानों और श्रमिकों की रैली पर जो ब्रिटिश शासन है उसके खिलाफ हम क्रांति प्रोत्साहित कर सकें। लेकिन 2 साल के बाद 1928 में इसको विलय कर लिया जाता है, एक और दूसरी एसोसिएशन की स्थापना की जाती है, उसके साथ इसका चेंजिंग कर दी जाती है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका निर्माण किया जाता है 1928 में। यह भी शहीद भगत सिंह जी के द्वारा किया गया था। तो भारत में एक समाजवादी और गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना हो, ऐसा इनका मानना था। तो ये पूरा सिस्टम चलता है। लेकिन अभी तक जितने भी सिस्टम चल रहे थे उनसे बड़े परेशान थे अंग्रेज, क्योंकि इनका इतना बड़ा ये मैटर था कि कोई भी नाम सुन के डरने लगता था और भारतीय लोगों की लाइन लग जाती थी जब ये निकलते थे, क्योंकि इनके डाई हार्ट फॉलोवर थे भारतीय लोग, आज तक फॉलोवर हैं। आज तक ऐसे ऐसे हम जैसे लोग हैं कि अगर जान देने की भी नौबत आ जाए ना इनके नाम के लिए, तो देने के लिए खुशी खुशी तैयार। दोस्तों 30 अक्टूबर 1928 का दिन आता है। 30 अक्टूबर 1928 का साइमन कमीशन के विरोध में, जो साइमन कमीशन आया था उसके विरोध में प्रदर्शन चल रहा था। अब इसके दौरान बहुत सारे लोगों ने साइमन कमीशन के दौरान जो प्रदर्शन चल रहे थे उसमें हिस्सा लिया था। इस हिस्से में क्या होता है, साइमन कमीशन के विरोध में एक प्रदर्शन चल रहा था 1928 में, 30 अक्टूबर 1928 में। तो यहां पर लाला लाजपत राय भी इस प्रदर्शन में शामिल थे। अब अंग्रेजों के द्वारा अचानक से यहां पे लाठी चार्ज कर दी जाती है। अब लाठी चार्ज कर दी जाती है तो लाला लाजपत राय को बहुत गंभीर चोटें आती हैं इस लाठी चार्ज में। कुछ दिनों तक सर्वाइव करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद उनकी डेथ हो जाती है इन चोटों की वजह से। इस बात से भगत सिंह जी बहुत नाराज हो जाते हैं और अपने साथी का बदला लेने के लिए प्लान बनाने लगते हैं। अब करते हैं कि भैया ऐसा कोई काम करूंगा कि जिससे इनका बदला लिया जाएगा। तो अब शहीद भगत सिंह जी क्या करते हैं, एक ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी हम कह सकते हैं। पंजाब पुलिस का उस समय डिप्टी एसपी हुआ करता था जब अंग्रेजी हुकूमत हुआ करती थी, जॉन सैंडर्स नाम था उसका। ये उसको मारने की प्लानिंग बनाते हैं, उसको मारने की प्लानिंग बनाते हैं। अब होता यह है कि 17 अक्टूबर 1928 का दिन आता है। भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल, चंद्रशेखर आजाद, ये सभी लोग मिलकर के एक पुलिस चौकी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पुलिस चौकी को चारों तरफ से घेरने के बाद भगत सिंह और राजगुरु दोनों जाते हैं और सैंडर्स को गोली मार देते हैं। गोली मार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। इस घटना के बाद अब तक जो शहीद भगत सिंह जी थे ये हल्की हल्की दाढ़ी रखा करते थे, लेकिन इसके बाद ये बिल्कुल दाढ़ी को कटवा देते हैं जिससे कि मेरी पहचान आसानी से ना हो सके। अभी इनको ढूंढ रही थी पुलिस, लेकिन ये इधर से उधर भाग रहे थे। अब कुछ ही दिनों के बाद 8 अप्रैल 1929 एक मजदूर विरोधी एक बिल था, उसके विरोध में, क्योंकि मजदूरों के लिए अलग अलग सिस्टम आ रहे थे, अंग्रेजों के द्वारा लाए जा रहे थे, ये उनके विरोध में थे। तो ये क्या करते हैं, इनको डराने के लिए, केवल डराने के लिए, मारने के लिए नहीं, केवल डराने के लिए, ये बटुकेश्वर दत्त जी और शहीद भगत सिंह जी दोनों लोग मिलते हैं और मिल करके क्या करते हैं, असेंबली में बम फेंक देते हैं। असेंबली हुआ करती थी उस समय, उसमें बम फेंक देते हैं केवल अंग्रेजों को डराने के लिए। इसमें कोई मरता नहीं है, छोटी मोटी चोटें आती हैं। और इस घटना को करने के बाद ये दोनों, शहीद भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी, ये दोनों वहीं पर खड़े रहते हैं और अपने आप को गिरफ्तार करवा देते हैं कि लो भैया हम यहीं खड़े हैं, कोई भागने वाले नहीं है, मौत से डर नहीं लगता है। डर है तो ये है कि आप यहां क्यों हो, आपको भगाना है, सिर्फ हमारा उद्देश्य ही ये है, जीवन ही ये है। अब इन दोनों कारणों की वजह से असेंबली में बम फेंकना और इससे पहले सैंडर्स की हत्या करना, इन दोनों के कारण इन व्यक्तियों को सजा हो जाती है, सजाए मौत। 3 लोगों को सजा दी गई थी, महान लोगों को,
7 अक्टूबर 1930 का वो दिन था जिस दिन इन तीनों को सजा दी गई। ये तीनों महान शख्सियत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को सजा दी जाती है। लेकिन दोस्तों एक बात और आपको बता देता हूं कि सजा से एक दिन पहले, जिस दिन इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी, उससे एक दिन पहले ही इनको फांसी दे दी जाती है। क्यों, ये जानेंगे। 24 अप्रैल 1931 यानी कि 24 अप्रैल 1931 डेट फिक्स कर दी गई थी कि इस दिन इनको फांसी होगी। समय था 7:30 का, सुबह के समय। उस समय सुबह के समय ही फांसी की सजा दी जाती थी, शाम के समय फांसी नहीं दी जाती थी। लेकिन इनको फांसी 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पे फांसी दे दी जाती है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ था, वजह क्या थी जिसकी वजह से इनको एक दिन पहले ही फांसी दी गई? कारण था कि फांसी के खिलाफ देश में बहुत बड़ी मुहिम छिड़ी हुई थी। लोग बड़े बड़े प्रदर्शन कर रहे थे, तो अंग्रेज डरे हुए थे कि कब क्या एकदम से हो जाए, कुछ पता नहीं सिचुएशन क्या हो जाए। इस डर के कारण सभी अंग्रेज डरे हुए थे। एक दिन पहले ही इनको फांसी दे दी जाती है। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, व्यक्ति देश के लिए मरने के लिए तैयार है, डर नहीं रहा है। क्यों, आप देखना। 7:33 शाम के समय इनको फांसी दी जाती है, लेकिन इनके सेल में अंग्रेज अधिकारी पहुंचते हैं 7:20 पे शाम को। जब सेल में पहुंचते हैं तो इनसे कहते हैं कि भगत सिंह, चलो फांसी का समय हो गया बेटे, तुमको फांसी लगनी है। तो शहीद भगत सिंह एकदम सीना ऊंचा करते हुए, गर्दन उठाते हुए बोलते हैं कि ठहरो, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल ले, फिर होती रहेगी फांसी। सभी अंग्रेज एकदम सन, यार फांसी की बात बताई इसको और ये तो एकदम खुश है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये कहते हैं कि भाई दूसरा क्रांतिकारी कौन है? तो वो क्रांतिकारी कोई और नहीं था, लेनिन नाम के एक व्यक्ति थे। लेनिन, जिनकी किताब भगत सिंह पढ़ रहे थे, उस किताब को ये देखते हैं और उस किताब को कहते हैं कि ये मैं इस क्रांतिकारी से मिल रहा हूं। लेनिन से मिलने की बात कर रहे थे और 1 मिनट 2 मिनट तक किताब को लगातार पढ़ते हैं और किताब को पढ़ने के बाद ऊपर हवा में फेंकते हैं और फेंकने के बाद कहते हैं चलो, और खुशी खुशी चलना शुरू कर देते हैं। तीनों लोग यहां पर सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह तीनों साथ चल देते हैं। और जब फांसी पर जा रहे थे लटकने के लिए, तो ये गीत गाते हुए जा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। दोस्तों मौत के नाम से हर एक व्यक्ति को डर लगने लगता है, सोच के देखो अपने ऊपर आप। लेकिन इनको डर नहीं था, तो केवल एक ही कारण था, देश की आजादी। आने वाले जनरेशन, आने वाले लोग सुख चैन से जीवन को जी सकें। हमारे लिए इन्होंने अपनी कुर्बानी दी, हम सबके लिए कुर्बानियां दी। दोस्तों ये हंसते हुए, गीत गाते हुए, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, गाते हुए चलते हैं आगे। और आगे चलने के बाद जो फांसी का फंदा लगा हुआ था, उस फांसी के फंदे को चूमते हैं और चूमने के बाद अपने गले में खुद लगाते हैं और फांसी पर लटक जाते। दोस्तों इनको फांसी 23 मार्च 1931 को 7:33 शाम के समय दी गई। अब अंग्रेजों की बर्बरता आप देखना, कितना गलत इनके साथ किया। इनकी डेड बॉडी जब ये फांसी पर लटक चुके थे, मर चुके थे, इसके बाद अंग्रेज सोच रहे थे कि अब बहुत भारी प्रदर्शन होगा, लोग मारने के लिए हमें तैयार हो जाएंगे, तो अब इनकी लाश को भी खत्म कर देना चाहिए। तो इनकी लाश के टुकड़े कर दिए जाते हैं, टुकड़े टुकड़े करने के बाद बोरी में भर दिया जाता है। बोरी में भरने के बाद दोस्तों एक ट्रक खड़ा हुआ था बाहर, उस ट्रक में भर के सतलुज नदी के किनारे जाकर के मिट्टी का तेल डाल करके उनको जलाने की कोशिश की जाती है। लेकिन वहां के कुछ स्थानीय लोग ऐसी करतूत करते हुए इन अंग्रेजों को देख लेते हैं और तुरंत वो भागते हैं उन अंग्रेजों की तरफ कि ये कर क्या रहे हो, क्योंकि वो लोग, जो स्थानीय लोग थे, वो समझ जाते हैं कि आज शहीद भगत सिंह जी को फांसी की सजा दी गई है और शायद ये उनके ही लाश के टुकड़ों को जलाने का काम कर रहे हैं। ऐसा सुनने के बाद दोस्तों ये बड़ी तेजी से भागते हैं अंग्रेजों की तरफ। अंग्रेज एकदम डर जाते हैं कि भैया लगता है कि शायद इनको पता लग गया। तो दोस्तों अंग्रेज बचे हुए टुकड़ों को नदी में फेंक देते हैं, कोई विधि विधान नहीं, कोई अंतिम संस्कार करने का तरीका नहीं, फेंक देते हैं। वहां वो स्थानीय लोग जाकर के उन टुकड़ों को इकट्ठा करते हैं और एक विधि विधान के आधार पर दोस्तों विधि पूर्वक उन सभी टुकड़ों को उठा करके उनका अंतिम संस्कार करते हैं। ये हालत अंग्रेजों ने की। आजादी आज हम लोग देख रहे हैं एसी के कमरे में बैठ करके ज्ञान देने से,
या केवल ये गंदी पॉलिटिक्स के हिसाब से ये हमें आजादी नहीं मिली है। आजादी मिली है तो ऐसी महान शख्सियतों की वजह से। दोस्तों इनके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था, तो दोस्तों मैंने सोचा कि आज के लिए इससे अच्छी कहानी, इससे मोटिवेटेड कहानी, देश के क्रांतिकारियों की कहानी इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकती। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज आप जरूर जुड़ें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ये इंस्टाग्राम आईडी है सीजी विवेक चौधरी। दोस्तों इसे आप लोग फॉलो कर लें। और अगर मेरे प्यारे साथियों आप मेरे साथ रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या दिल्ली पुलिस की, यूपी पुलिस की, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन से कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड करके हमारे स्पेशल बैचेस आप ले सकते हैं। बहुत ही किफायती दरों में आप लोगों को दोस्तों ये बैचेस मिल जाएंगे। तो आप रीजनिंग का बैच, जैसे आप लोग देखो रीजनिंग स्पेशल 18 बैच है जो कि 599 रुपए का है। आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। चाहे आप एसएससी, रेलवे, पुलिस, बैंक, जिस भी एग्जाम की, सीसेट, यूपीएससी, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत हैं तो आप कमेंट करें और लाइक करें। और दोस्तों अगर कोई गलती हो जाती है मेरे से तो साथ के साथ माफी चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों आप लोग भी बहुत चीजें हमें सिखाते हैं, क्योंकि हम लोग भी बहुत गलतियां करते हैं, क्योंकि इंसान की फितरत ही होती है गलतियां करना, और गलती को सुधारने का काम भी हम लोग करते हैं। दोस्तों आप जो भी गलती हो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो, जिससे कि हम अपनी गलती में सुधार लाएं। एक वीडियो हमारी पहले मैंने बनाई थी जो कि ऑपरेशन थंडरबोल्ट थी, उसमें मैंने भारत का एक नक्शा बनाया था दोस्तों, और भारत के नक्शे में हल्की सी मिस्टेक हो गई थी। जो ऊपर जम्मू एंड कश्मीर वाला जो हिस्सा मैंने लिया था वो मार्क कर दिया था एग्जैक्ट मैंने इस तरीके से। मैं उसे नक्शा नहीं बना के दिखा रहा था, मैं केवल एग्जैक्ट आपको बता रहा था कि इंडिया से इस क्षेत्र में इजराइल है। हालांकि पीओके भी हमारा है, अक्साई चीन भी हमारा है। तो आप ये ना सोचना कि मैंने केवल जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा लिया, कि आपने सर पीओके और अक्साई चीन क्यों नहीं लिया। हालांकि इसमें छोटी सी गलती एक मेरी थी, मुझे भी समझना चाहिए था कि आप बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, आप बहुत छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं, तो ये मेरी भी गलती है। लेकिन मेरा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं था कि मैं यहाँ पर मैप गलत बना रहा हूँ। दोस्तों मैं केवल आपको भारत के उद्देश्य से बता रहा था कि इजराइल इतना दूर है, यहाँ है, इस तरीके से बता रहा था। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। अगर चलो बाकी सभी बातें बता दी हैं। नमस्ते।